नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो पाम की कहानी जी बिजनेस की जुबानी, इसमें आपका स्वागत है। पाम ऑयल क्या एक हेल्दी ऑयल है? क्या ये ऑयल सेहत के लिए बेहतर है? आज हेल्थ कॉन्शियस दौर में पाम ऑयल को लेकर बहस हर जगह है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप तक में हर जगह सिर्फ पाम ऑयल को ही टारगेट किया जाता है और उसे यूज़ नहीं करने की सलाह दी जाती है। किसी को ऑलिव ऑयल पसंद है तो कोई कोकोनट या सरसों के तेल का यूज़ करता है। क्या इसे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है या फिर ये वाकई उतना ही हानिकारक है जितना कुछ ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स दावा करते हैं? तो आज हम अपने एक्सपर्ट से इसी सच और अफवाह के बीच के फ़र्क को डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या पाम ऑयल को गलतफहमी का शिकार होना पड़ रहा है। भारत के न्यूट्रिशन, इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी में पाम ऑयल का आखिर असली रोल है क्या? पाम ऑयल की असली भूमिका क्या है? इसी पर हम बात करेंगे और मिथ और ट्रुथ को यहाँ पर डिटेल में आपको समझाएंगे। और आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल है, इंपॉर्टेंट पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जेम्स ब्रूक्स, जो कि एडजंक्ट प्रोफेसर हैं क्लिंटन यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल हैं JR ब्रूक्स कंसल्टिंग LLC USA के। कुछ और खास मेहमान, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर वरुण बंसल, जो कि कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर रचना खन्ना सिंह, जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का आज की इस खास चर्चा में, आज के इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू मिस्टर ब्रूक्स, people often say all fats are harmful. From a nutrition science perspective, what's the actual truth? I think that fats are the most misunderstood nutrient in human nutrition right now. Fats are absolutely essential for our health and wellness. Fats are critical for major organ development, such as the brain and the nervous system. They're components of every membrane in every cell within our body, and they're absolutely critical for those functions. Additionally, they're important for facilitating the absorption of fat-soluble vitamins, including vitamins A, D, E, and K. And finally, they serve as an energy source for all of us, which is extremely important. Calories are important for energy. Too many is not good, but we still need the right amount, and fat serves as an excellent source of that energy. पाम ऑयल को लेकर बहुत बात होती है, तो डॉक्टर बंसल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ICMR और NIN डाइटरी ने अपनी गाइडलाइंस में, अगर आप बता पाए हमारे ऑडियंस को, कि ऑयल और फैट्स के बारे में क्या सुझाव दिए। तो पहले हमें ये समझना चाहिए NIN क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये गाइडलाइन देते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। तो इसमें 7th गाइडलाइन है जो फैट्स के ऊपर है। तो उसमें साफ बताया गया है कि फ़ैट्स को खाना बहुत ज़रूरी है, पर उसको जो खाना है वो कम मात्रा में खाना है। जो एवरेज अमाउंट है, जो इनटेक है, वो 0.5 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। यानी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको 20 से 50 ग्राम फ़ैट हर रोज़ खाना चाहिए। उससे उनकी त्वचा, उनका न्यूरल सिस्टम, उनका हार्मोन्स, ये सब बैलेंस रहेंगे। फ़ैट में चुनाव करना चाहिए कि वो बैलेंस्ड हो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का बैलेंस फैट खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड या बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स का बहुत मेजर रोल है। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारा शरीर खुद नहीं बनाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं पाम ऑयल की, तो पाम ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसमें ये बैलेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। और उसमें कुछ एडजंक्ट चीज़ें होती हैं, जैसे कि टोकोट्रायनोल्स, ये क्या विटामिन E प्रिकर्सर्स हैं। विटामिन E क्या करता है, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। कहीं तो हम बोल रहे हैं कि फ़ैट्स जो हैं हमारे शरीर में हार्ट डिजीज़ को बढ़ाते हैं, पर उसी तरह इसी के बीच में जो टोकोट्रायनोल्स हैं, ये विटामिन E है, वो हमारे अंदर हार्ट डिजीज़ को कम करते हैं। तो ये चुनाव करना इंपॉर्टेंट है और मात्रा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पाम ऑयल नहीं खाना है या कोई और ऑयल खाना है। कोई भी ऑयल खाना है उसको सही मात्रा में खाना है, सही चुनाव करके खाना है, तभी वो हार्ट के लिए और पूरी सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब मैडम मैं आपके पास आता हूँ, डॉक्टर रचना जी। आप जरा बताइए, चूँकि
ये पूरा जो गेम है, ये जो पूरा खेल है वो साइकोलॉजी का है, राइट? तो मेरा आपसे सवाल ये होगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया के दौर से हम लोग सब गुजर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर पाम तेल को लेकर भी खूब चर्चा होती है। विदाउट डिटेल में जाने हुए लोग इसके ऊपर खूब बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। इसके पीछे का वजह आपको क्या दिख रहा है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए क्या है, एक चीज़ है जो कंज्यूमर साइकोलॉजी हम बोलते हैं, जो आप इतना मार्केटिंग पे लोगों को देखते हैं कि इतना बजट बड़ा बड़ा बनाया हुआ है, मार्केटिंग का बजट, वो क्या चीज़ है? वो हमें ये सिखाता है और समझाता है कि जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी परसेप्शंस है, हमारी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, हम उसको किस तरीके से ढालते हैं ताकि वो एक कंज्यूमर को इफ़ेक्ट कर सके और वो उसकी बाइंग के ऊपर इफ़ेक्ट कर सके, तो उसका जो इकोनॉमिक पावर है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर सके। अब पाम ऑयल के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी गई है। जैसे कि कुछ समय तक हमें पता है, जैसे बहुत एंटी कैंपेन्स हुए हैं और पाम ऑयल को बहुत ज़्यादा डीमोनाइज किया गया, यानी कि उसको एक तरीके का विलन बनाया गया है। बट एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत अलग तरीके की डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजी का बेसिस है। जैसे कि एक फियर बेस्ड साइकोलॉजी हम बोलते हैं। फियर बेस्ड साइकोलॉजी है जहाँ हमने कुछ वन लाइनर्स, आपने बहुत अच्छा कहा, जैसे सोशल मीडिया का आज का दौर है, तो सोशल मीडिया किसके ऊपर राइड करता है? एक ही चीज़ के ऊपर, सिंपल वन लाइनर्स के ऊपर। जो हमारा एक इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि 3 सेकेंड रूल है, जो आपको 3 सेकेंड में टिक गया दिमाग में वो आपको टिक गया। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसी चीज़ों के ऊपर ये रेस्ट करती है, ये कंज्यूमर साइकोलॉजी। कलर्स के ऊपर, जिस तरीके से हमें कलर दर्शाए जाते हैं, यानी कि जैसे ग्रीन है तो दिमाग में लगता है कि ये बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक है, कूल है, बेस्ट है। फिर कुछ जैसे कि इस तरीके के कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे नंबर 1, टॉप सेलर। इस चीज़ों से हमको समझ, इससे चीज़ें ये हमारे दिमाग में और जहन में बैठ जाती कि हाँ ये नंबर 1 है, इसको हमको खाना है। फिर हमने कुछ लेबलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक, जो वही दाल या वही चीज़ जो सिंपल चीज़ है, अगर हम एक फार्मर के पास जाएं तो शायद 1/10 की कॉस्ट में मिल जाएंगे कुछ किलोमीटर की दूरी पर। और वही चीज़ अगर जो पैकेज करके एक ऑर्गेनिक का बड़ा नाम दे दिया जाता है, या दे दिया जाता है कि दिस इज़ गॉट लो फैट, लो शुगर, या नो शुगर, नो फैट, पर ये नहीं देखते कि उसमें बाकी चीज़ क्या है। तो आप ये कह रही हैं कि पूरा का पूरा गेम जो है ये वो साइकोलॉजी का है, कि लोगों के दिमाग में किस तरह से इसका इम्पैक्ट डाला जाता है और कैसे उसको मैनिपुलेट किया जाता है सोशल मीडिया के जरिए, वो आपने डिटेल में बताया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाम क्यों विलेन बन जाता है बार बार? क्योंकि डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स की राय तो इससे बिल्कुल अलग होती है, तो पाम को ही टारगेट क्यों किया जाता है? और सबसे बड़ी बात कि जो अलग अलग रिसर्च हो रहे हैं उसमें पाम को लेकर जबकि बहुत सारे नए तथ्य सामने आए हैं, उसके ऊपर कम चर्चा हो रही है। इसीलिए माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर जेम्स, देयर इज ए न्यू इंटरनेशनल स्टडी इन नेचर मेटाबॉलिज्म led by Princeton University, USA, that compare different types of fats from butter to plant-based oil like olive oil, coconut, and palm oil, and looked at how they impact obesity, cancer risk, and the immune system. For our audience, could you break down what this research found and what it means? So this was a very interesting study in animals. And basically what it showed was that when those animals were fed a diet that included fats from animal sources such as butter, lard, or beef tallow, tumorous growths continued to grow very rapidly. So the animal's immune system was suppressed. When similar animals with the same type of tumor were fed plant-based oils such as palm oil, the immune system was not suppressed, and therefore the tumor growth did not accelerate. So it's very interesting that the plant oils like palm were very effective at maintaining the effective functioning of the immune system. परफेक्ट। तो ये देखिए, मतलब मैं आपको हिंदी में अगर बताऊं, जो बात अभी डॉक्टर जेम्स ने कहा कि किस तरह के रिसर्च आए हैं और इसका एक्चुअल जो फाइंडिंग है वो क्या है, इसीलिए आपको गुमराह नहीं होना है। आप फैक्ट पे बात करें और जब भी आप किसी एक्सपर्ट को सुने तो समझें कि उसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है और एक्चुअल रिसर्च क्या है। कई बार आपके सामने गलत डेटा रखा जाता है और उसके आधार पर फिर एक माइंडसेट बनता है कि पाम ऑयल ख़राब है, तो उसके आधार पर ना जाएं, आप डीप में जाएं और फैक्ट को पहचानें कि फैक्ट क्या है।
अब डॉक्टर बंसल आप हमें बताइए कि अब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि चूंकि बहुत सारे लोगों को ये मतलब लगता है या फिर ये कई बार ये अफवाह फैलता है कि जो दिल की बीमारी होती है हार्ट डिजीज़ उसके लिए पाम तेल जिम्मेदार है, तो आप जरा बताइए कि एक्चुअल वजह क्या है इंडिया में हार्ट डिजीज़ का, या ग्लोबली भी अगर आप बता पाएँ। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हार्ट डिजीज़ की जो बेसिक वजह है वो सिर्फ ऑयल में नहीं छुपी है। सबसे पहला कारण है जेनेटिक्स, कि आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी रही है। पेरेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम रही है तो बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा लाइफस्टाइल, सिर्फ खाना ही नहीं, लैक ऑफ एक्सरसाइज। कि हमारे पास यंग पेशेंट्स आते हैं जो कई सालों से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जो बाहर नहीं जाते हैं, जो डेस्क जॉब्स करते हैं, वो एकदम से सोचते हैं कि उनको अब हार्ट संबंधित अवेयरनेस आई है और आज ही एक्सरसाइज करनी है, तो उनको प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा स्मोकिंग बहुत ही कॉमन हो गया है, क्योंकि स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं लोग, स्मोकिंग करते हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। ऑयल इन डाइट इज़ वन ऑफ दोज फैक्टर्स, पर वो सिर्फ कल्प्रिट नहीं है। डाइट को मॉडिफाई करना ज़रूरी है, जिसमें कि ऑयल को कम करना चाहिए, ऑयल को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। ऑयल हमारी शरीर के लिए ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सेल मेम्ब्रेन्स के लिए, हार्मोन्स के लिए, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑयल से ही बनती हैं। फैट्स के जो वैस्कुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी ऑयल से इंपॉर्टेंट है। तो ऑयल एक पार्ट है। हार्ट डिजीज़ेस मल्टीफैक्टोरियल हैं, जैसे कि मैं दोबारा एक समराइज़ करने के लिए अगर मैं बोला जाए तो जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्मोकिंग, कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरटेंशन, डाइट डेफिनेटली, पर डाइट में सिर्फ ऑयल की जगह अगर हम देखें ट्रांस फैट्स ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ट्रांस फैट्स वो होते हैं जो ऑयल को बार बार उबाला जाता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में फ़र्क क्या है, डबल बॉन्ड्स का। अगर डबल बॉन्ड्स की इक्वेशन चेंज हो जाए, वो सिस की जगह ट्रांस बन जाए और बार बार गर्म करने से, तो वो ट्रांस फैट ज़्यादा लायबल हैं किसी भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ को प्रेसिपिटेट करने के लिए, रादर दैन कि हम ये बोलें कि ये सिर्फ सैचुरेटेड एसिड्स, सैचुरेटेड फैट्स या फिर पाम ऑयल इसके लिए जिम्मेदार है। ओके, सैचुरेटेड फैट्स तो देसी घी में भी होते हैं, पर सालों से और सदियों से आयुर्वेदा में तो देसी घी को बहुत अच्छा बताया गया है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कोकोनट ऑयल बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल भी एक रिच सोर्स है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। तो सिर्फ सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड को कैटेगराइज ना करके हमें ये देखना है। मतलब आप ये कह रहे हैं मतलब कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को कैटेगराइज ना करें। बिल्कुल। दोनों हार्मफुल हैं या दोनों में दिक्कत आ सकती है, मतलब या फिर दोनों को अगर ठीक तरीके से खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बैलेंस में खाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, दोनों में से किसी को भी ज़्यादा खाएंगे तो दिक्कत आ सकती है। और हार्ट डिजीज का एक और एडिशनल फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस डेफिनेटली, वो तो हमने बात की, जो सबसे ज़्यादा आजकल है उसी को आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग लोग हैं जो अचानक से आपको देख रहे हैं, अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो गया, बहुत एक्सरसाइज भी करते थे, जिम पे भी जाते थे, फिर भी अचानक से हो गया। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। जो अभी लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है लोगों का कि वो स्ट्रेस भी आपको भागदौड़ वाला ज़्यादा परेशान करता है। अब मेरा आपसे एक सवाल ये होगा, चूंकि जैसे अभी आपने कहा पहले जब हमारी आपसे बात हो रही थी, तो एक क्या होता है कि माइंडसेट आपने कैसे डेवलप किया है, कैसे उसको मोल्ड किया है, राइट। तो अब जो एफएमसीजी कंपनियां हैं वो किस तरह से कंज्यूमर तक अपनी बात पहुंचा रही हैं? क्या वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं इस बात से कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग नैरेटिव सेट करना है? कई बार पैकेट्स पे जो वार्निंग्स लिखे होते हैं उसमें पाम तेल का भी जिक्र होता है कि विदाउट पाम तेल वाला प्रोडक्ट है ये, तो कैसे कंज्यूमर तक पहुंचती है, उसका तरीका क्या, उसके पीछे मेंटल साइकोलॉजी क्या है? देखिए, मेंटल साइकोलॉजी बहुत एक सिंपल है, हम इसे बोलते हैं कि इमोशनल साइकोलॉजी भी है। यानी कि जब हमने बोला कि नो, फियर बेस्ड हमने लगा दिया, जैसे आपने कोविड के समय देखा होगा कि कुछ ब्रांड्स ने इस तरीके से मार्केट करना शुरू किया जो कि अगर ये वाला साबुन इस्तेमाल करेंगे तो जर्म्स मेरे घर में नहीं आएंगे। तो कंज्यूमर को एक डर लगना शुरू हुआ कि एक जो साइकोलॉजी है वो ये है कि उसको एक फियर बेस्ड साइकोलॉजी आ गई कि मुझको ये ब्रांड ज़रूर घर पर रखना है, अगर मैं रखूंगा तो मेरे को नहीं होगा। सिमिलरली सो जो नो पाम ऑयल है उसको तो फ्लैश किया गया बिकॉज ऑफ, आपको भी पता है, बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन रीजंस, या एक लॉबी चला था 2018 में और उससे भी पहले 2010s में एक लॉबी चला था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द कंपेटिटिव नेचर ऑफ द अदर ऑयल्स। और उसके वजह से बहुत ज़्यादा जो NGOs वगैरह ने, कुछ ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन भी है, उन्होंने उसको डाउनसाइज किया। तो उस चीज की जो उन्होंने डाउनसाइजिंग की है नो पाम ऑयल करके, पर बाकी क्या है उसके अंदर वो नहीं बताया। तो अगर आप एक चॉकलेट स्प्रेड, नो पाम ऑयल का इंपैक्ट पड़ता है क्या?
बिल्कुल, no जैसे palm अगर oil product. अगर क्या है, क्योंकि हम लोग हम शुरुआत से ये नहीं सिखाते हैं, जो है कंज्यूमर को लेबल रीडिंग होनी चाहिए। Right. कि अगर एक लेबल है तो हम खाली बड़ी चीज पढ़े हैं, हम ये पढ़े हैं कि इसमें नो पाम ऑयल है या नो, पर उसमें कितना आर्टिफिशियल और क्या डला है, कितनी उसमें शुगर्स डली हैं, कितना और क्या फैट है, वो तो हम नहीं देख रहे प्रोडक्ट के अंदर। तो बहुत दिलचस्प चर्चा हो रही है पाम तेल को लेकर कि मिथ क्या है, ट्रुथ क्या है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको बता रहे हैं कि पाम तेल को लेकर हकीकत क्या है और अफवाह क्या है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू मिस्टर ब्रूक्स, in the US there is a lot of heated debate around seed oils, right, with people asking whether they are truly healthy or not. At the same time, the World Health Organization has been very clear that the real danger is from industrially produced trans fat. Do you think what WHO is saying, what should be done on the ground? So the WHO is absolutely correct that it's critically important that we eliminate trans fats from our diet globally. In India, in the United States, everywhere, those fats need to be eliminated. Palm oil has an ideal balance of saturated fatty acids with unsaturated fatty acids, such that oil is extremely functional across the spectrum of requirements for both home preparation as well as food manufacturing. I believe that eliminating trans fat containing oils is absolutely essential to our health overall. Again, palm oil requires no such modification and it does not contain trans fats. Therefore, you can use palm oil across that broad range of functionality without any risk or danger from the toxicity. So do you of think palm oil stands firmly between the oil debate? Palm oil absolutely stands firm in the debate because, again, it contains no trans fat, contains no cholesterol, and is broadly functional across many different uses. Okay, perfect. अब मैं डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ। अभी तक आपने समझा दिए कि अलग अलग तरह से कैसे कॉर्नर किया गया है पाम ऑयल को, लेकिन अब मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे ये है कि अक्सर पाम तेल को लेकर ये चर्चा होती है कि सेहत के लिए नुकसानदायक है। मैं लेमैन की लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ तो लोग कहते हैं कि पाम तेल मतलब अनहेल्दी ऑयल, ठीक है। अब जरा बताइए कि इसके अलावा लोग कहते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन भी नहीं है, तो इसको लेकर ट्रुथ क्या है, मिथ क्या है, इस पर आपकी राय क्या है? इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा आपको कि इसको पाम ऑयल की जगह इसको पाम को हटा देते हैं, ओनली ऑयल रखें, सिर्फ ऑयल रखते हैं इसको। ठीक है। तो हर तरीके का ऑयल नुकसानदायक है। अब इसमें मैंने अब ऑयल को हटा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, हर तरीके का कार्बोहाइड्रेट नुकसानदायक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हटा देते हैं, प्रोटीन का एक्सेस नुकसानदायक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके। तो पाम ऑयल को कैटेगराइज करना कि इसको खाने से परेशानी होती है, ऐसा नहीं है। पाम ऑयल में एक्चुअली जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब से हम पढ़ते थे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं और उनका शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एलडीएल क्या होता है, एचडीएल क्या होता है। तो आज ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है आपको ये समझाने की एलडीएल और एचडीएल है क्या। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दोनों ही शरीर के लिए ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आप एचडीएल को बहुत ज़्यादा कर देंगे, एलडीएल को बहुत कर देंगे, कम कर देंगे तो फिर शरीर में कभी एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा। दोनों का अपना अपना काम है शरीर के अंदर। एचडीएल के अंदर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन कम होता है, एलडीएल के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। एलडीएल का काम है टिश्यूज़ से लिवर तक कोलेस्ट्रॉल को लेके जाना, एचडीएल का काम है उधर मतलब एक का काम है लिवर से टिश्यूज़ तक लेके जाना, एक का काम है टिश्यूज़ से लिवर तक लेके आना। तो जो टिश्यूज़ से लिवर तक लेके आ रहा है एचडीएल, उसको बोलते हैं कि अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल है। जो एलडीएल है जो लिवर से टिश्यूज़ तक लेके जा रहा है उसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल है। वो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसको लेबल कर दिया गया है। एक्सेस में कोई भी बैड है। हाँ, एक्सेस में कुछ भी बैड है। तो पाम ऑयल को सिर्फ कैटेगराइज ना किया जाए, कोई भी ऑयल एक्सेस में बैड है। पाम ऑयल तो एक्चुअली बेनिफिशियल है जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हैं और एक्सेस जो है मतलब एक्स्ट्रा उसके एडिटिव्स हैं टोकोट्राइनॉल्स और रेटिनॉल्स, ये एक्चुअली फ़ायदेमंद हैं।
अभी कुछ टाइम पहले चर्चा आ रही थी वर्जिन ऑयल्स की। आपको पता है वर्जिन ऑयल्स क्यों पॉपुलराइज हुए? ताकि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट्स हैं वो हटाए नहीं जाएं प्रोसेस करते हुए। राइट। पर वर्जिन ऑयल्स में नुकसान क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। वर्जिन ऑयल्स में नुकसान है कि उसके अंदर पेस्टिसाइड भी होते हैं। हाँ, मतलब ट्रीट ही नहीं किया जा ये रहा। आपने बढ़िया बताया कि एक्सेस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान कर सकती है, तो उससे आपको बचना है, ना कि पर्टिकुलर किसी ऑयल से। राइट। अब मैम आप जरा बताइए कि भारत में, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा हूँ कि लाइफ स्टाइल और लोगों को खाना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मेंटल पीस भी हो और आपका हेल्थ भी अच्छा रहे? आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही। एक बहुत सिंपल चीज़ है, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ है ना? तो जैसा जो हम एनर्जी एक खाने के अंदर डालेंगे, वही एनर्जी हमारे शरीर को वो न्यूट्रिशन बन के ही लगती है। खाना तो हर प्रकार का अवेलेबल है, महंगा भी अवेलेबल है, सस्ता भी अवेलेबल है, पर जिस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करते हैं, जो हमारी जो इमोशंस हैं उसके अंदर, अगर जो सर्वर है और जो प्रिपेयर करने वाला, तभी माँ के हाथ का खाना इतना स्वाद होता है। और प्रसाद जो होता है वो हर जगह ही स्वाद होता है, क्योंकि वो उसमें जो एनर्जी होती है वो पूरी प्रेम भरी, प्यार भरी एनर्जी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा में जो बात सामने आई है कि पाम तेल को लेकर ट्रुथ कुछ और है और इसको लेकर मिथ कुछ और फैलाए गए हैं, तो आपको ट्रुथ पे यकीन करना है। एक लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ आज की इस पूरी चर्चा के निचोड़ का, तो आप इसको एक शेर के जरिए समझ सकते हैं, एक शायरी के जरिए समझ सकते हैं कि मेरी खेती की ज़मीन ही बंजर थी, मेरी खेती की ज़मीन ही बंजर थी, मैं वाकिफ़ ना था, बेखौफ इल्ज़ाम देता रहा बरसात को। मतलब वजह कुछ और होती है, लेकिन हेल्थ के लिए हमेशा टारगेट पाम तेल को किया जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।